वैल्यू से। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि अगर हम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में स्टार्टिंग फ्रॉम नॉस्ट्रिल वी आर हैविंग द ट्रकिया, then this trachea will bifurcate into left and right bronchus, primary, then we are having secondary, then we are having tertiary bronchi, and after tertiary bronchi we are having various bronchioles, and at last we are having this terminal bronchiole. And this terminal bronchiole, after respiratory bronchiole and alveolar duct, will open into alveolus. सो यहाँ से जो हवा अंदर आई वो एल्वियोलस तक जब तक पहुँचेगी तो यहाँ जो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक की हवा है, एयर है, वो रेस्पिरेशन के काम में नहीं आएगी। सो ये जो इतनी स्पेस है, ये जो कंडक्टिंग पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, इसमें जो हवा होती है, जो एयर होती है, उसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। दिस एयर इज नॉट यूटिलाइज फॉर रेस्पिरेशन। और ये जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस है, इसमें टाइडल वॉल्यूम की 150 ml एयर प्रेजेंट होती है। सो जो टाइडल वॉल्यूम था हमारा वो 500 ml का था, और टाइडल वॉल्यूम के 500 ml में से 150 ml ऑफ एयर इज प्रेजेंट इन दिस कंडक्टिंग पार्ट ओनली इन द एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ये जो है वो हम यूटिलाइज नहीं करते फॉर गैसियस एक्सचेंज। सो एल्वियोलस के पास जितनी हवा पहुंचती है, एयर पहुंचती है, वो रहेगा ही सिर्फ 350 ml। सो एयर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एल्वियोलस में कम हो गया। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन था, लेकिन एल्वियोलस तक आते आते वो जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन का वो डिक्रीज हो जाता है। इन एल्वियोलस वी आर हैविंग ओनली 13.1% ऑफ ऑक्सीजन। सो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये 159 mm ऑफ Hg का जो प्रेशर है वो हमें दिया था 21% ऑफ ऑक्सीजन ने। क्लियर? और ये जो 0.3 mm Hg का जो एट का पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, इसके लिए जो कॉन्सेंट्रेशन था वो था 0.04% एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन यहाँ पे जैसे ही PO2 का वैल्यू आ गया 104, इसका मतलब है कि एल्वियोलस में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो एटमॉस्फेरिक परसेंटेज से कम होना चाहिए। यहाँ पे 13.1% है ऑक्सीजन। दिस 13.1% ऑक्सीजन विल कंट्रीब्यूट फॉर द प्रेशर ऑफ 104 mm ऑफ Hg। ओके, सो एटमॉस्फेयर में से जब एयर अंदर आई तो अंदर आने के बाद एल्वियोलस तक जितनी एयर पहुंची उस एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज ये ओनली 13.1% है। इसके वजह से एल्वियोलस में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो भी कम है कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक एयर, एंड दैट इज ओनली 104 mm ऑफ Hg। बट अगर हम PCO2 की बात करें इन एल्वियोलस, तो एल्वियोलस के अंदर PCO2 की जो वैल्यू है वो है 40 mm ऑफ Hg। सो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक वैल्यू। क्लियर? ये क्यों हुआ? तो ये इसलिए हुआ कि जैसे ही एल्वियोलस में यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से CO2 डिफ्यूज हो रहा होगा तो एल्वियोलस में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया होगा। कितना कॉन्सेंट्रेशन हो गया होगा? तो एल्वियोलस की अगर हम बात करें तो एल्वियोलस में तो परसेंटेज ऑफ CO2 इज 5.3%। ये 5.3% ऑफ CO2 विल कंट्रीब्यूट फॉर 40 mm ऑफ Hg का प्रेशर इन एल्वियोलस अबाउट CO2। क्लियर फॉर दिस थिंग? इसीलिए एल्वियोलस के जो फिगर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एटमॉस्फेरिक फिगर की कंपैरिजन करें तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है लेकिन एल्वियोलस में कंपैरेटिवली कम है। एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, लेकिन एल्वियोलस में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ये बहुत ज़्यादा है। अब हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बोलना है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 40 mm ऑफ Hg। ये 40 mm ऑफ Hg का है।
और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये है 45 mm of Hg। क्लियर? सो ये जो ब्लड है जो लंग्स को सप्लाई हो रहा है, यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो है 40 mm of Hg और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो है 45 mm of Hg। क्लियर? लेकिन अगर हम एल्वियोलस के अंदर बात करें तो एल्वियोलस में PO2 है 104 एंड PCO2 है 40। क्लियर? सो डेफिनेटली यहां एक ग्रेडियंट है। एल्वियोलस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम। सो नेचुरली द ऑक्सीजन विल गो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है लेकिन एल्वियोलस में कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड विल गो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, दैट मीन्स फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू एल्वियोलस। क्लियर फॉर दिस थिंग? सो ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये एक्चुअली मदद करता है डिफ्यूजन में। सो एल्वियोलस में क्या होगा, जो ज्यादा ऑक्सीजन है एल्वियोलस में वो डिफ्यूज होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ जाएगा और ऑक्सीजन का प्रेशर ब्लड में बढ़ना शुरू होगा। लेकिन जैसे ही हार्ट बीट होगी तो ये जो ब्लड यहां तक पहुंचा वो सामने सरक जाएगा। जैसे ही ये सामने जाएगा जितना ऑक्सीजन वो तब तक ले सकेगा वो ले लेगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर हम बात करें तो यहां कितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी आर हैविंग अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एज 95 mm of Hg and partial pressure of CO2 as 40 mm of Hg। ये 40 mm of Hg का प्रेशर और ये एल्वियोलस का 40 mm of Hg का प्रेशर ये सेम है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड तब तक ही डिफ्यूज होगा जब तक इक्विलिब्रियम ना बने। वंस दे विल रीच एट इक्विलिब्रियम कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन बंद हो जाएगा। इसीलिए एल्वियोलस का जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो सेम है टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन PO2 जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वो 104 से कम है। क्लियर? यहां इक्विलिब्रियम नहीं बना क्योंकि ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है वो सर्कुलेशन के कारण जैसे ही हार्ट बीट होगी तो ब्लड सामने चला जाएगा। उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो जितना ऑक्सीजन डिफ्यूज कर पाएगा उतना हो जाएगा और इक्विलिब्रियम उतने में अचीव नहीं होगा। प्लस CO2 का जो लिपिड सोल्युबिलिटी है वो भी ऑक्सीजन से ज्यादा है, इसलिए इन 1 मिनट ऑफ टाइम इन फिक्स फ्रैक्शन ऑफ टाइम जितना CO2 डिफ्यूज होगा उससे कम ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा। इसीलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, वो उससे कम है। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 95 mm of Hg का है। सो हियर वी आर हैविंग a value of partial pressure of oxygen in oxygenated blood, it is 95 mm of Hg and partial pressure of CO2 is 40 mm of Hg। क्लियर? यहाँ हमें और भी एक चीज ध्यान में रखनी है कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा है, 104 minus 40। Clear? So here we are having a pressure gradient for oxygen that is 64 mm of pressure gradient, which will responsible for diffusion of oxygen from alveolus into the blood. But the pressure gradient which is responsible for diffusion of carbon dioxide is only 5 mm of pressure gradient. लेकिन फिर भी CO2 का डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कम होता है, बिकॉज CO2 इज मोर लिपिड सोल्यूबल कंपैरेटिव टू ऑक्सीजन। 20 to 25 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल है कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्लियर? और उसी की वजह से उसका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। नाउ स्पीकिंग अबाउट एक्सपायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर में कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का और कितना पार्शियल प्रेशर वो बनाता है। सो इफ यू कंसिडर अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर, इट विल कम टू बी 116 mm of Hg। क्लियर? और अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करें इन एक्सपायर्ड एयर तो इट इज 32 mm of Hg।
फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है एक्सपायर्ड एयर में वो है 16%। सो एक्सपायर्ड एयर में 16% ऑक्सीजन अभी भी प्रेजेंट है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंट है वो है 4%। सो जब हम एक्सपायर्ड करेंगे एयर को, तो एक्सपायर्ड एयर में 4% कार्बन डाइऑक्साइड है, वो 4% कार्बन डाइऑक्साइड विल कंट्रीब्यूट फॉर 32 mm ऑफ Hg का पार्शियल प्रेशर। एंड एक्सपायर्ड एयर में 16% ऑक्सीजन है। इस 16% ऑक्सीजन के कारण एक्सपायर्ड एयर का जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो है 116 mm ऑफ Hg। ये दोनों फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज as this expired air is having 16% of oxygen, we can actually use this air for mouth to mouth respiration। जब भी हम कार्डियक रिसक्सीडेशन की बात करेंगे या तो फिर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन की बात करेंगे, तो जब हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे तो सामने वाले पर्सन को, तो हम जो एक्सेल करने वाली एयर है वो उसके शरीर में डालने वाले, लेकिन इस एक्सेल्ड एयर में भी 16% ऑक्सीजन है, जिसके वजह से उस पर्सन को फायदा होगा। क्लियर फॉर दिस थिंग? सो डू रिमेंबर दिस फिगर, दिस वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, कि एक्सेल एयर में कितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, तो वो है 116 mm ऑफ Hg। सो यहाँ पे अगर हम लिखे तो जो हमने एयर इंस्पायर्ड की, तो इंस्पायर्ड करते वक्त पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था 159 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 था 0.3। लेकिन जब हम एयर को एक्सेल किया, तो एक्सेल करते वक्त पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था 116 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 था 32 mm ऑफ Hg। सो ये इंपॉर्टेंट फिगर्स है ध्यान में रखने के लिए। अब देखिए कि ये पॉइंट पे कितना पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का और CO2 का। Now the blood which is coming at this particular point is actually coming from left ventricle, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ब्लड आया फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल का ये ब्लड आया फ्रॉम दिस पॉइंट। सो जितना पार्शियल प्रेशर यहाँ पे था लंग्स में, वही ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो टिश्यू के लेवल तक पहुंचा। तो इस पॉइंट पे जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो सेम रहेगा जो ये पॉइंट पे है। सो हियर एट दिस पॉइंट we are having a partial pressure of oxygen as 95 and partial pressure of CO2 as 40। Clear for this thing? And ये जो ब्लड है यहाँ कितना पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के, तो ये जो ब्लड है वो जा रहा है राइट एट्रिया को, राइट एट्रिया से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी ट्रंक के माध्यम से लंग्स तक पहुंचेगा। तो लंग्स तक जो ब्लड पहुंचा वो वही ब्लड है जो ये है। क्लियर? सो इस पॉइंट पे जो पार्शियल प्रेशर है वही पार्शियल प्रेशर आपको इस पॉइंट पे भी मिलेंगे, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के जो पार्शियल प्रेशर रहेंगे वो होंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एज 40 mm ऑफ Hg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एज 45 mm ऑफ Hg। सो इस स्कीमेटिक डायग्राम को हमें रट्टा मार के रखना है। ये डायग्राम एनसीईआरटी में मेंशन कर रखी है अलोंग विथ ऑल दिस फिगर। सो ये पूरा रटने वाला टॉपिक है, लेकिन अगर आप स्कीमेटिक डायग्राम की मदद लेंगे और ध्यान में रखेंगे कि कहाँ पे कितना पार्शियल प्रेशर है, तो आपको ईजी हो जाएगा सारे एमसीक्यू सॉल्व करना about this particular point. So this is everything about the partial pressure of oxygen and carbon dioxide at various points. We have to remember the partial pressure at 5 main points: in atmosphere, in alveolus, in deoxygenated blood, in oxygenated blood, and in expired air. So in total we have to remember 10 figures. Clear for this thing? Now in the next video we will try to learn about the transport of gases. Thank you.